स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। तो क्या कराची में फिर दिवाली होने जा रही है? दिवाली मनाएगी इंडियन नेवी और इंडियन आर्म फोर्सेस। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कराची में दिवाली, इसको आप आगे समझ पाएंगे। मामला 1971 से जुड़ा हुआ है, जब भारतीय नौसेना ने कराची में दिवाली मनाई थी, जो 7 दिनों तक मनी थी। कैसे, समझिएगा आगे। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की जो स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर लामबंद हो रही हैं और हाई अलर्ट पर हैं। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना लगातार फायरिंग कर रही है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। इस बीच भारत के हमले से खौफजदा पाकिस्तान लगातार दुनिया से भारत को रोकने और समझाने की गुहार भी लगा रहा है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री दोनों से बात भी की है और तनाव कम करने का आग्रह किया है। लेकिन इस सब के बीच अब भारतीय नौसेना ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय नौसेना पाकिस्तान के ठीक सामने बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। नौसेना के इस कदम ने पाकिस्तान को और ज्यादा टेंशन में ला दिया है। आज भारतीय नौसैनिक अभ्यास को लेकर बात हम करेंगे, समझेंगे इसके स्केल और मायने अपने एक्सपर्ट के साथ भी। तो सबसे पहले यह समझिए कि इंडियन नेवी का यह एक्सरसाइज किस तरह से चल रहा है। दरअसल भारतीय नौसेना 30 अप्रैल से लेकर 3 मई तक गुजरात के पास समुद्र में यह अभ्यास कर रही है और इस अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना समुद्री सीमा से 85 नॉटिकल माइल पीछे होगी। खास बात यह है कि इसके ठीक सामने पाकिस्तान भी अभ्यास कर रहा है। पाकिस्तान 30 तारीख से लेकर के 2 मई तक यह अभ्यास कर रहा है। वहीं भारतीय नौसेना 30 अप्रैल से 3 मई तक, जिसके बाद दोनों देशों की नौसेनाओं के आमने सामने के टक्कर के आसार बढ़ते दिख रहे हैं। कम से कम पाकिस्तान को तो 24 घंटे यह डर सता रहा है। पाकिस्तान के ठीक सामने भारतीय नौसेना के इस अभ्यास ने पड़ोसी देश की सरकार को बुरी तरह से डरा रखा है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारतीय नौसेना साल 1971 की तरह उसे तबाह न कर दे। आपको बता दें कि साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। नौसेना ने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और कई पाकिस्तानी जहाजों को डुबो दिया था। 3 दिसंबर को भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में पाक सेना के खिलाफ जंग की शुरुआत कर चुकी थी और ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था और इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया था। इस हमले में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के 3 जहाज को नष्ट कर दिए थे। इसमें भारतीय नौसेना का आईएनएस खुखरी भी पानी में डूब गया था। इसमें 18 अधिकारियों सहित लगभग 176 नौसैनिक सवार थे। नौसेना प्रमुख एडमिरल एसएम नंदा के नेतृत्व में ऑपरेशन ट्राइडेंट का प्लान बनाया गया था और एम्यूनिशन सप्लाई शिप समेत कई जहाज नेस्तनाबूद कर दिए गए थे। इस दौरान पाक के ऑयल टैंकर भी तबाह हो गए थे। कराची तेल डिपो में लगी आग की लपटों को 60 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। कराची के तेल डिपो में लगी आग को 7 दिनों तक बुझाया नहीं जा सका था। ऑपरेशन खत्म होते ही भारतीय नौसैनिक अधिकारी विजय जेरत ने संदेश दिया, फॉर पिजन्स हैप्पी इन द नेस्ट रीजॉइनिंग, और इस पर उनको जवाब मिला था कि F-15 से विनाश के लिए इससे अच्छी दिवाली हमने आज तक नहीं देखी। और ये उसी दिवाली की हम बात कर रहे हैं जो कराची पोर्ट पर ऑयल डिपो में आग लगी तो 7 दिनों तक ये नहीं बुझी और 60 किलोमीटर दूर से इसकी लपटों को देखा गया था। तो अब अरब सागर में चल रहे इंडियन नेवल एक्सरसाइज ने पाकिस्तान को 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद को ताजा कर दिया है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि फिर अगर भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो उसका 1971 वाला हश्र हो सकता है। नौसैनिक अभ्यास को लेकर भारतीय नौसेना ने एक के बाद दूसरे पोस्ट भी जारी किए हैं। 27 तारीख को नेवी ने लिखा कि जहाजों ने लंबी दूरी के सटीक आक्रमण हमले के लिए प्लेटफॉर्मों, प्रणालियों और चालक दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित करने और प्रदर्शित करने के लिए कई सफल एंटी शिप फायरिंग की। तो फिर 30 तारीख को, यानी कि एक दिन पहले, भारतीय नौसेना का एक पोस्ट सामने आता है और इसमें लिखा हुआ है, फ्यूएलिंग द मेरीटाइम माइट, नो मिशन टू डिस्टेंट, नो सी टू वास्ट। मतलब समुद्री शक्ति लगातार बढ़ रही है और कोई भी मिशन बहुत दूर नहीं है, कोई भी सागर बहुत विशाल नहीं है इंडियन नेवी के सामने। तो जाहिर है इसको लेकर के भारत अपनी बाहें फड़का रहा है अरब सागर में।
एक के बाद एक मिसाइल को फायर कर रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। आलम यह है कि एक दिन पहले ही आधी रात के वक्त पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि 24 से 36 घंटों में भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई शुरू हो सकती है। सुनिए। से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। तो समझेंगे हम कि पाकिस्तान को इंडियन नेवी से इतना क्यों डर लग रहा है। क्या दोनों में कोई तुलना भी है, जो इंडियन नेवी है और पाकिस्तानी नेवी है? इसको भी हम आपको बताएंगे, आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर भी होंगे। लेकिन मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए ब्रिगेडियर विजय सागर वेमान साहब और संजीव श्रीवास्तव जी, फॉरेन एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर विजय सागर साहब, आप जरा हमें समझाइए कि ये जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक तरह से गुहार लगा रहा है और कोई सुन नहीं रहा है कि कोई भारत को रोको, कोई भारत को समझाओ। आज भले अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक बार बात कर ली है कई दिनों की गुहार के बाद, इतना डर क्यों? जो अरब सागर में इंडियन नेवी जो कुछ भी कर रहा है उससे इतना क्यों डर गया पाकिस्तान? देखिए, उसका जो रीजन है बहुत क्लियर है। पहलगाम हमले के बाद जो रिएक्शन हुई है इंडिया के अंदर अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो सिविलियंस थे, लोकल्स थे, गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट एट ऑल स्टेजेस, गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, हालांकि वो पार्टी डिफरेंट सेंटर में अलग किसी गवर्नमेंट है, पर सब मिले हुए थे। तो पाकिस्तान को पता लग गया कि अभी जो कुछ भी हुआ है, ये यानी कि जो उन्होंने सीसीएस की मीटिंग के बाद 5 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं, वो डिसीजन के बाद जो उनका हाल होने वाला है, इसके बाद देयर इज काइनेटिक रिस्पॉन्स टू फॉलो। एंड काइनेटिक रिस्पॉन्स पहले हमने किया था उड़ी, दैट इज आर्मी, फिर किया था बालाकोट एयरफोर्स, अभी नेवी की बारी है। परंतु उनका ये सोचना कि नेवी क्या करेगी, मैं ये कह रहा हूं कि इस बार नेवी अकेली नहीं करेगी। अभी जो भी काइनेटिक रिस्पॉन्स होगा वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का एक साथ होगा। जैसे आपको ये ऑपरेशन ट्राइडेंट की बात आप 71 की कर रहे थे कि ऐसी दिवाली नहीं देखी, ये जो एक्चुअल ऑपरेशन रात को 4 बजे सुबह नेवी ने किया था जब उनका ऑयल डंप उड़ाया था कराची में। उसके बाद फर्स्ट लाइट पे इंडियन एयरफोर्स ने भी स्ट्राइक करी थी और जो बचे खुचे उनके ऑयल डंप थे उनको सबको उड़ा दिया गया। और माइंड यू, उस वक्त हमारी ब्राउन वाटर नेवी थी, ब्लू वाटर नेवी नहीं थी, यानी कि हमारी नेवी की इतनी रीच नहीं थी। उनको कराची के काफी पास आके तो हमला करना पड़ा था और एक घात लगा के हमला किया था, और उसमें पाकिस्तान की 6 या 7 मेरे ख्याल में शिप्स को भी डुबोया था, छोटे शिप्स को। बड़े शिप्स हमने 2 डुबोए थे आईसी के अंदर, बड़े छोटे शिप जो हार्बर में पार्क थे, वहां बर्थ कर रहे थे। तो उस किस्म का जो अटैक वो 71 था। आज की नेवी इज अ डिफरेंट नेवी। टुडे इज आवर ब्लू वाटर नेवी। हमारे पास 2 कैरियर्स हैं, उनके ऊपर हमारे पास लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है जो स्टैंड ऑफ वेपन से मार कर सकते हैं। फिर हमारे पास ईडब्ल्यू कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। हम पाकिस्तान की लोकेशंस को स्टैंड ऑफ रेंजेस में रहते हुए भी पकड़ सकते हैं, कहां पे हैं, उनकी पूरी की पूरी जो मूवमेंट है उसका पूरा जायजा ले सकते हैं। और अगर आज आपने सुबह की खबर सुनी है, $131 बिलियन की एक डील हुई है अमेरिका के साथ, सिर्फ सर्विलेंस और इससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट खरीदने के लिए। तो ये सब कुछ जब नेवी के पास आ जाएगा तो फिर कराची, ग्वादर वगैरह या जो पासनी, ये कोई मतलब नहीं रहेंगे। हम इंडियन नेवी विल हिट नॉट ओनली नेवल टारगेट्स इन पाकिस्तान बट इवन मेजर एयर बेसिस, कामरा वगैरह जो कराची के पास बेसिस हैं, पासनी है, वो ये सब उसकी रेंज में आ जाएंगे। तो इसलिए जो है कि पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि एयरफोर्स स्ट्राइक करने वाली है, उसके लिए उन्होंने एयरस्पेस बंद कर दिया। आर्मी स्ट्राइक करने वाली है तो अपनी जो डिफेंसेस थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनको सुदृढ़ कर दिया। और नेवी के आपने बोल दिया कि हम टेस्ट फायरिंग कर रहे हैं, नोटैम जारी कर दिया। तो इंडिया ने उसी वक्त साथ में जस्ट 85 नॉटिकल माइल दूर जाकर के अपना नोटैम दे दिया और उनसे एक दिन ज्यादा का दे दिया। और उनके पास कौन सी मिसाइल है फायर करने के लिए? हमारे पास एग्जॉस्टेड तक है, हमारे पास हार्पून है, हमारे पास होल रॉड ऑफ सर्फेस मिसाइल्स हैं और एंटी शिपिंग मिसाइल्स हैं,
और सब सरफेस वॉरफेयर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉर्पीडोज हैं, और वो सब यहाँ फायर किए जा रहे हैं। ज्यादा टेस्ट फायर नहीं कहूंगा मैं, जी। फायरिंग ड्रिल की जा रही है इन एक्चुअल सिचुएशन। और ये एक्चुअल सिचुएशन में ड्रिल करते करते कब ये पाकिस्तान के टारगेट की तरफ मुड़ जाए उसका कहना मुश्किल है, वो नेवी डिसाइड करेगी, ताकि पूरा जो सरप्राइज हासिल हो और उनको मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया जाए। ये आप बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की समझ में आ नहीं रहा है इस वक्त में कि भारत अगर अटैक करेगा तो कहां से करेगा। क्या ये एयर अटैक हो, एयर स्ट्राइक होगा कि लैंड से होगा या फिर सी से होगा, क्योंकि हर तरफ से मोर्चेबंदी हो गई है। संजीव जी, क्या यही वजह है कि पाकिस्तान गुहार लगा रहा है पूरी दुनिया को और कई दिनों की कोशिश के बाद एक फोन या कहें एक बयान अमेरिका का आया है कि दोनों जरा तनाव को कम कर सकते हैं तो करिए, यह आग्रह है। क्या यह पाकिस्तान की पुरानी टैक्टिक्स काम करेगी या फिर भारत ने जो तय कर लिया है वही होगा इस बार? देखिए, भारत ने जो तय कर लिया है वो होके रहेगा और पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। आतंकवाद का जो चुनौती है वो पूरे मानवता के समक्ष चुनौती है। आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका ने भी बड़ी लड़ाई लड़ी है। यूरोपीय देश भी ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। इजराइल एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और भारत भी जाहिर है कि आतंकवाद के ऊपर लगातार भारत की लड़ाई जारी है। और ये जो आतंकवाद की जो चुनौती है उसका जो एपी सेंटर है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपने आतंकवादी कृत्यों के लिए कुख्यात है। विश्व का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पाया गया था। पूरा विश्व आज इस बात को भी जानता है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में डेजिग्नेट जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें से आधे से ज्यादा अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में आज भी इस्तेमाल करता है। ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में ये जो पाकिस्तान के द्वारा एक कायराना हरकत की गई है और पूरे भारत के टेरिटरी में मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों को उनकी नृशंस हत्याएं करना और जो सोच इसके पीछे दर्शाई गई है, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में टकराव बढ़ाना, भारत में सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ना, धार्मिक आधार पर भारत में विभेद पैदा करने की जो साजिश रची गई है, ये वैसा ही साजिश है जैसे कि हमास ने इजराइल के विरुद्ध रची थी। और जाहिर है कि ये जो कायराना हरकत है, जो आतंकवादी हमला है, इसको लेकर के पाकिस्तान को किसी का भी कोई समर्थन नहीं मिलने जा रहा है। और जहां तक फोन की एक बात आपने कही, देखिए अमेरिका और भारत के बीच में जो ये कन्वर्सेशंस हैं, ये ऑनगोइंग अफेयर होता है, ये लगातार बातचीत चलती है, अनेक विषयों पर बातचीत चलती है। लेकिन इस फोन कॉल का ये आशय नहीं है कि अमेरिका आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने के संदर्भ में भारत का समर्थन नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ये स्पष्ट किया है कि भारत के ऊपर ये जो हमला हुआ है उसके परपेट्रेटर्स को जस्टिस तक पहुंचाना और उस प्रक्रिया में अमेरिका भारत के साथ है। और कमोबेश यही बयान पूरी दुनिया भी दे रहा है। और साहब अभी जी संजीव जी, मैं लौटता हूं आपके पास दोबारा। तो भारतीय नौसेना की वही दहशत हमने जो बताया आपको कि किस तरीके से 1971 में हुआ था, पाकिस्तान पर अभी भी हावी नजर आ रहा है। आलम यह है कि भारत के हमले के डर से पाकिस्तान ने कराची और ग्वादर पोर्ट के इर्द गिर्द नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। पाकिस्तान ने कराची एयरबेस पर 25 चाइनीज मेड J-10C और JF-17 फाइटर जेट्स भी तैनात किए हैं। ये जेट्स हमले की सूरत में पाकिस्तानी नेवी की मदद के लिए ग्वादर पोर्ट पहुंच सकते हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान को इस बात की पूरी आशंका है कि भारत इस बार समंदर के रास्ते ही बड़ा हमला बोलेगा और यही वजह है कि अमेरिका से मिले F-16 को भी कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में लगाया गया है। यही नहीं, सामरिक रूप से अहम बलूचिस्तान के पासनी, गिलगिट बाल्टिस्तान के स्कार्दू और खैबर पख्तूनख्वा के स्वात एयरवेज को भी सक्रिय किया है। कराची, लाहौर से स्कार्दू के लिए नागरिक उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर मुकाबला होता है तो भारत और पाकिस्तान की नौसेना में क्या कोई मुकाबला भी है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के आपको हम आंकड़े बताते हैं, जो बताता है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्तियों में मौजूद है और जो इसकी नेवी है, वहीं पर पाकिस्तान काफी इससे पीछे 12वें स्थान पर उसकी नेवी है। नौसेना की ताकत की बात करें तो भारतीय नौसेना 6वें स्थान पर है और पाकिस्तान 27वें स्थान पर है और दोनों नौसेनाओं के बीच में अंतर बहुत बड़ा है। तो किसकी नौसेना में कितनी ताकत है, जरा इसको आपको हम दिखाते हैं। यहां पर एक नजर ठीक से समझ लीजिए ताकि पाकिस्तान के डर को आप समझ पाएंगे। तो ये नौसेना का जो है आंकड़ा, ये देखिए, सबमरीन है नौसेना के पास 18, डिस्ट्रॉयर है
भारत के पास अगर 18 है तो पाकिस्तान के पास 8 है सबमरीन। डिस्ट्रॉयर भारत के पास 13 है तो पाकिस्तान के पास 0, एक भी नहीं है। फ्रिगेट 14 है तो पाकिस्तान के पास 9 है। एयरक्राफ्ट कैरियर 2 है तो पाकिस्तान के पास 0 है। तो और इसके अलावा आप देखिएगा कि दोनों थल और सेना का क्या अंतर है, और यही एयर पावर का भी हाल है। लेकिन इस वक्त हम नेवल ऑपरेशन की अगर बात करते हैं जिसका डर सता रहा है, तो ये जो इस वक्त आप समंदर की तस्वीरें देख रहे हैं जो इंडियन नेवी सामने खुद रख रही है आगे आकर के, ब्रिगेडियर विजय सागर साहब हमें समझा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, कंपैरिजन की अगर बात करें दोनों फोर्सेस के बीच की, हम अभी आज फोकस्ड नेवी पे हम समझना चाह रहे हैं कि नेवल एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, तो यहां कोई कंपैरिजन है क्या दोनों के बीच में, पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी? देखिए, अगर हम बीन्स काउंट भी करें तो हम उनसे नंबर ऑफ वेसल्स में वे हेड है, ऑलमोस्ट डबल है। और उसका नतीजा ये है कि अगर आज की जो उन्होंने फायरिंग ड्रिल चल रही है, जो पाकिस्तान ने भी नो टाइम दिया था 30 अप्रैल से लेकर 2 मई तक, तो हमने भी जारी किया 30 अप्रैल से 3 मई तक। अब यहाँ पे जो नो टाइम जो आप इशू हुआ है उसके हिसाब से फायरिंग अपने अपने इलाके में शुरू कर दी गई है। पर मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी तरफ से फायरिंग है, हमारी तरफ के बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वेसल्स मैं बोल नहीं सकता अभी यहाँ पे, तो ज्यादा फायरिंग कर रहे हैं उनके कम है। अभी दूसरी चीज मैं यहाँ ये बताऊं, हमारे वेसल्स के ऊपर, हमारे जहाजों के ऊपर जो वेपन्स हैं वो बड़ी लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं। कुछ डीआरडीओ द्वारा निर्मित हैं, कुछ हमने फॉरेन से करे हैं, कुछ हमने ब्रह्मोस मिसाइल जैसे खुद बनाई हैं, उनकी स्टैंड ऑफ रेंजेस हैं। फिर जो हमारे हवाई जहाज हैं जो हमने नेवल एविएशन में जो ऑपरेट करते हैं कैरियर ग्रुप के, वो भी, उनकी भी रेंजेस बड़ी स्टैंड ऑफ रेंजेस हैं। तो अगर हमने हमला करना है तो हमें उनके पाकिस्तान के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि हमें हमला करने की भी जरूरत नहीं है। हम इस नॉर्थ सी, अरेबियन सी के इलाके में नो टाइम जारी करके अपनी फायर ड्रिल शुरू कर सकते हैं, जिनको हम जारी रख सकते हैं 10 दिन 15 दिन जारी रख सकते हैं, और दुनिया को यही बताएंगे हम कि हम अपनी प्रैक्टिस फायरिंग कर रहे हैं, ये टेस्ट फायरिंग कर रहे हैं। इसके आप पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं कर रहे, परंतु उससे होगा क्या, जितनी भी कमर्शियल शिपिंग पाकिस्तान में आ रही है या पाकिस्तान से जा रही है वो बाधित होगी पहले। तो खाली बाधित ही नहीं होगी, खाली बाधित ही नहीं होगी, उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो शिप इंश्योर्ड होके यहाँ पे आएगा, पाकिस्तान बाउंड होगा, चाहे वो चाइनीज शिप होगा या पाकिस्तानी शिप होगा, जो भी होगा, जो पाकिस्तान बाउंड होगा, उसका जब जो चलेगा, जब दुनिया को पता चलेगा कि भारतीय नेवी वहां पे इतने दिनों से फायर ड्रिल्स कर रही है और खतरा है कोई नुकसान होने का, कोई एक्सीडेंटल फायरिंग भी हो सकती है, टाइमिंग भी लग सकते हैं, तो उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट, वेटेज को वेटिंग की कॉस्ट, तो ये सब चीजें मिला करके उनके कमर्शियल गुड्स की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, एंड वो पाकिस्तान के ऊपर एज इट इज एक बहुत ही घातक प्रहार सिद्ध होगा। तो भारत ने को हमला करने की जरूरत भी नहीं, फिर भी पाकिस्तान बेहाल हो रहा है बिना हमले के भी। कैसे कैसे आप सुन रहे थे जो ब्रिगेडियर साहब हमें बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच चल रही इस तनातनी के बीच में असल में भारतीय विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात भी की है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो 26 लोग मारे गए थे, और इसके बाद से ही अब दोनों देशों के बीच में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो रूबियो के साथ फोन पर बातचीत के बाद एस जयशंकर ने कहा है कि पहलगाम हमले के दोषियों, उनके आकाओं, साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। खबर है कि रूबियो ने बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी बात की। रूबियो ने दोनों देशों के नेताओं से अपने बीच तनाव कम करने के लिए काम करने को कहा, आग्रह किया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस के मुताबिक एस जयशंकर के साथ बातचीत के दौरान रूबियो ने पहलगाम हमले में हुई मौतों पर गहरा दुख भी व्यक्त किया और पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के साथ मिलकर काम करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता को भी फिर से रूबियो ने दोहराया। तो ट्वीट किया है एस जयशंकर साहब ने। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा की और इसके दोषियों, समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए, यह भी लिखा है एस जयशंकर साहब ने। ये ट्वीट है संजीव जी, इसमें कहीं नहीं एस जयशंकर साहब ने यह कहा
या ऐसी कोई बात आई या अमेरिका की तरफ से कोई बात कही गई कि युद्ध नहीं हो या हमला नहीं हो, या ये केवल ये आग्रह कि ठीक है तनाव को कम करें? लेकिन जवाब जो है या ट्वीट जो है विदेश मंत्री का हमारे, उससे साफ पता चल रहा है कि हिसाब तो होना बाकी है, और हिसाब तो होगा। देखिए, हिसाब तो होगा और इस सरकार का लगातार ये स्टैंड रहा है कि जो पाकिस्तान में जो आतंकवाद की अगर साजिश भारत के खिलाफ अगर की जाती है तो उसकी कॉस्ट है, और वो कॉस्ट भारत इंपोज करेगा। ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पे चलता है। ये 26/11 के समय का राजनीतिक नेतृत्व तो नहीं है, उस समय का भारत नहीं है। जाहिर है कि आज भारत नए अप्रोच के साथ आतंकवाद को डील करता है, और आज के इस नए भारत का ये बिल्कुल स्टैंड है कि यदि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से भारत को कोई क्षति पहुंचेगी तो इसका जो माकूल जवाब है वो जीरो टॉलरेंस के अप्रोच से भारत देगा। और जिस बात को फिर से इस ट्वीट के में भी समझा जा सकता है कि जैसा कि हमारे विदेश मंत्री ने ये कहा है कि जो इसके प्लानर्स हैं, जो इसके स्पॉन्सर्स हैं, जो इसके कॉन्स्पिरेटर्स हैं, परपेट्रेटर्स हैं, उनको जस्टिस तक पहुंचाना ये भारत का दायित्व है, भारत की जिम्मेदारी है, और भारत इसे इंश्योर करेगा। और इसके लिए भारत जाहिर है कि एक कंप्रेहेंसिव प्लानिंग कर रहा है और एक कंप्रेहेंसिव कॉस्ट को इम्पोज करने की जो तैयारी है वो भारत लगातार कर रहा है। मेरे विचारों से ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अगले ही दिन हमने एक बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कंडक्ट की और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। 4 अन्य निर्णय भी लिए गए। एक डिजिटल स्ट्राइक भी की गई। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले जो यूट्यूब चैनल्स इत्यादि को भी बैन किया गया है। लेकिन जाहिर है कि ये कार्रवाइयों की शुरुआत मात्र है, और एक बड़ी जो मिलिट्री मेजर्स के माध्यम से भी जो कार्रवाई है वो किसी भी समय हो सकती है। और मेरा जैसा कि मैं आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूं कि आतंकवाद विरोधी जो कार्रवाई है सस्टेन तरीके से भी होनी चाहिए। आतंकवाद की जो कार्रवाई है वो जहां कहीं भी हाई वैल्यू टारगेट्स दिखें, भले से ही वो शांतिकालिक क्यों न चल रहा हो, वो ऐसे टारगेट्स को उनके कृत्यों की सजा दिलाना नितांत आवश्यक है, और ये आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस है वो सस्टेन तरीके से चलने चाहिए। तो इसमें कोई दो राय अजय जी नहीं है कि भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। मार्को रूबियो ने जरूर बात की है, लेकिन जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है तो यदि अमेरिका को भी आप देखें तो अमेरिका के अंदर भी जो कभी भी कोई कार्रवाई आतंकी होती है तो अमेरिका उसे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ डील करता है। नेवर फॉरगेट एंड नेवर फॉरगिव नीति के साथ डील करता है। और इजराइल और यूरोपीय राष्ट्र भी ऐसा ही, भारत भी इसी तरीके के अप्रोच पर चलने वाला अब राष्ट्र है, और आतंकवाद की जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान को पता चलेगी, इस बात को भारत इंश्योर करेगा। नहीं, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं या सवाल जहन में आ रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, भारत के भीतर जो बेचैनी है, जो गुस्सा है, जो डिमांड है कि नहीं इस बार पाकिस्तान को यूं ही नहीं छोड़ना है, ये सवाल लोगों के जहन में गहराता जा रहा है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब भी जो सजेस्ट कर रहे थे और आप भी जो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इसका जवाब युद्ध ही विकल्प के तौर पर हो। पाकिस्तान को कॉस्ट पे करना होगा, पाकिस्तान को कीमत चुकानी होगी। इसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं संजीव जी। देखिए, वो जो तरीके हैं वो पहले से ही नेक्स्ट डे से ही हमने आरंभ कर दिए। जैसे कि मैंने बताया कि 24 घंटे से भी थोड़ा सा ज्यादा समय बीता था और भारत ने एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, एक इकोनॉमिक स्ट्राइक कंडक्ट कर दी। सिंधु जल समझौते का जो स्थगन है एक बहुत ही बड़ा निर्णय है, और उसके साथ साथ वाघा अटारी बॉर्डर क्लोज करना, डिप्लोमेट्स और पाकिस्तानी नेशनल्स को बाहर करना, एक डिजिटल तरीके से भी एक्शन लेना, ये जो कार्रवाइयां हैं ये उसी कंप्रेहेंसिव ज्वाइंट टेरर ऑपरेशन का और कंप्रेहेंसिव कॉस्ट को जो इम्पोज करने का की जो कार्रवाई के तहत ही किया जा रहा है। लेकिन उसमें जो मिलिट्री का जो एलिमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो अभी आना बाकी है। और वो जाहिर है कि रणनीतियां गुप्त होंगी, और वो कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, ये भारत के जो मिलिट्री प्लानर्स हैं, और ये जाहिर है कि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को मेंटेन करते हुए ऐसी कार्रवाइयां की जाएंगी। संभव है कि ये किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, थल सेना हो, या ज्वाइंट ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, कुछ भी संभव है। लेकिन इसके बारे में पब्लिक डोमेन में बहुत डिस्कस नहीं किया जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें अब बस इस बात का इंतजार है कि किस तरीके की जो कार्रवाई मिलिट्री मेजर्स के माध्यम से भी भारत करेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कार्रवाई भी होगी,
और ये साफ जो तौर पे एक पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट को इम्पोज करने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि अभी आना बाकी है। तो इसीलिए पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, क्योंकि कराची में दिवाली की याद उसे आ रही है 1971 वाली। तो जो संजीव जी कह रहे हैं, जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि कीमत ही नहीं, पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी होगी, और पाकिस्तान तो खुद कटोरे लिए पूरी दुनिया में घूम रहा है। तो किस किस तौर पर कीमत चुकानी होती है पाकिस्तान को, ये पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, ब्रिगेडियर साहब, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।